आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी यानी भूविज्ञान पार्ट 29 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में सहयोग रहा परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर को मैं नमन करती हूँ। यदि आप लोगों ने पार्ट 28 तक अच्छे से सुना होगा तो 29 पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा विषयांतर करता हूँ। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि निरंतर ऐतिहासिक विवरण चलते रहने से एक प्रकार की एक रास्ता आ जाती है जो थोड़ी क्या होती है, उबाऊ हो सकती है। इसीलिए थोड़ा प्रवाह में हम क्या करते हैं, परिवर्तन सही होगा ऐसा लगा। दूसरे, कल हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए प्रमाणों की क्या की थी, बात की थी और उसमें देखा कि भारतीय मनीषियों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त वाक्य को प्रमाण माना है। इन प्रमाणों की बात मेरी समझ में मेरे अपने अनुभव से जो आई उसके बारे में मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा। मैं इस समय अपनी एक कहानी के रूप में आपको करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अब देखिए ये बात कब की है। सन 1978 में क्या हुआ, दो युवक वाराणसी से कहाँ आए, देहरादून आए। एक मैं दयानंद ब्रिजेंद्र स्वरूप महाविद्यालय में भूविज्ञान अध्यापक के रूप में और दूसरे डॉक्टर अफअत जमाल आजमी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में। वैसे मैं अस्थायी सेवा में 1976 में ही आ गया था, पर अब स्थायी रूप से नियुक्त हुआ था। मेरे विशेष अध्यापक के विषय यानी औषधि सेल विज्ञान, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी तथा आर्थिक भूविज्ञान, इकोनॉमिक जियोलॉजी थे और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर अनिल कुमार भट्टाचार्य जी के निर्देशन में क्या कर रहा था, शोध कार्य। डॉक्टर आजमी सूक्ष्म जीवाश्म वैज्ञानिक थे और विख्यात गुरु प्रोफेसर MS श्रीनिवास के शिष्य थे। उन्होंने अपना शोध कार्य कहाँ से, अंडमान द्वीप समूह के टर्शियरी कालीन फोरा मिनीफेरा पर किया था। जब वे वाडिया इंस्टीट्यूट में आए तो उन्होंने पाया कि हिमालय में उस प्रकार के फोरा मिनीफेरा विशेष नहीं मिलते, इसलिए यहाँ उन्होंने एक अन्य सूक्ष्म जीवाश्म जो इतने छोटे होते हैं कि वैसे नहीं दिखाई देते और केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में ही जिनका अध्ययन किया जा सकता है, कोनोडॉट का अध्ययन प्रारंभ किया। कोनोडॉट के बारे में वे मुझसे अक्सर चर्चा करते थे। कोनोडॉट दांतों के जीवाश्म होते हैं, परंतु वे किस जीव के दांत थे इसका कुछ पक्का पता नहीं था। उनका स्तर क्रम, वैज्ञानिक महत्व, सेल की भूवैज्ञानिक आयु आदि बहुत माना जाता है। डॉक्टर आजमी ने मुझे बताया कि रासायनिक दृष्टि से वे
फास्फेटिक होते हैं। मेरे मन में विचार आया कि देहरादून के पास फास्फेट के सेल फास्फोराइट की तो खाने हैं, क्या उनमें ये मिल सकते हैं? डॉक्टर आजमी ने तुरंत साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि कोनोडॉट ट्राइएसिक काल के अंत में लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गए थे और हिमालय के वे फास्फोराइट क्रेटेशियस काल के अर्थात 7-8 करोड़ वर्ष पूर्व के माने जाते थे। उसी समय हमारे महाविद्यालय में श्री कैलाशपति जुआल जी ने एमएससी में प्रवेश लिया। अब वे आयु में बहुत वरिष्ठ थे और बहुत वर्ष पहले हमारे महाविद्यालय से ही बीएससी करने के बाद परिस्थितिवश अध्ययन छोड़कर नौकरी करने लगे थे। उस समय वे वाडिया इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ तकनीकी सहायक थे और आगे पढ़ने की इच्छा से पुनः महाविद्यालय आ गए। संयोग से वे डॉक्टर आजमी की ही प्रेरणा से प्रयोगशाला में कार्यरत थे। संभवतः सन 1979 की बात होगी। ऐसा हुआ कि मैं एमएससी के विद्यार्थियों के साथ माल देवता की फास्फोराइट खानों के क्षेत्र में फील्ड वर्क कर रहा था, तो मैंने वैसे ही सहजता से जुआल जी से कहा कि यद्यपि संभावना तो जरा भी नहीं है, पर आप जब अपनी प्रयोगशाला में हिमालय के अन्य क्षेत्रों के कोनोडॉट खोज ही रहे हैं, तो 1-2 सैंपल इस फास्फोराइट के भी देख डालिए। कोनोडॉट पाने के लिए सेल को अम्ल में घुलना पड़ता है और फिर जो पदार्थ बच जाता है उसी में सूक्ष्मदर्शी में खोज की जाती है। जुआल जी ने इस फास्फोराइट को भी घुला दिया और जब उसके अवशिष्ट पदार्थ में खोज की तो उन्हें बड़ी विचित्र रचनाएं दिखाई पड़ी। उत्साहित होकर उन्होंने डॉक्टर आजमी को बताया। पहले तो आजमी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, पर जुआल जी के बार बार आग्रह करने पर वे सूक्ष्मदर्शी में उन सैंपल्स को देखने बैठ गए और देखते ही उछल गए। ये क्या देख रहे हैं? क्रेटेशियस कालीन सेलों में कैम्ब्रियन कालीन कोनोडॉट मतलब 7-8 करोड़ वर्ष पूर्व के सेल में 50-60 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म। आप्तवाक्य प्रमाण कह रहा था कि यह नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण कह रहा था कि ऐसा हो सकता है और प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा था कि ऐसा है। फिर डॉक्टर आजमी, जुआल जी और मैं फिर से फील्ड वर्क के लिए चल पड़े। पहले तो बिना विशेष विचार के कहीं से भी तोड़कर सैंपल ले गए थे, पर अब उस 3 मीटर चौड़े फास्फोराइड संस्तरण में थोड़ी थोड़ी दूरी से बड़े सुव्यवस्थित ढंग से मानचित्रण करते हुए सेल के गुणों में परिवर्तनों आदि का अध्ययन करते हुए बहुत बड़ी मात्रा में सैंपल एकत्रित किए। प्रयोगशाला में फिर से उन्हें पूरी सावधानियों के साथ लगाया गया और आश्चर्य भरपूर मात्रा में कोनोडॉट उपस्थित यह एक क्रांतिकारी खोज थी। आसानी से मान्यता मिलनी नहीं थी। कैम्ब्रियन काल के कोनोडॉट के विश्व में जो विशेषज्ञ थे उन्हें चित्र भेजे गए। उन्होंने
आजमी के निष्कर्षों को सही बताया। कुछ रूसी वैज्ञानिक भारत आए थे। वे भी मालदेवता से सैंपल ले गए और रूस में अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने भी वे जीवाश्म पाए और सन 1980 में प्रकाशित हमारी इस खोज को मान्यता मिली। बाद में अन्य अनेक भूवैज्ञानिकों ने खोजें की। सब ने कैम्ब्रियन जीवाश्म पाए और आज उन शैलों की कैम्ब्रियन आयु सर्वस्वीकार हो गई है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आप्तवाक्य प्रमाण से अधिक प्रामाणिक और वैज्ञानिक है। यह हमें देखिए, जब हम किसी चीज़ का स्पष्टता के साथ अनुभव करते हैं या हुआ तभी संभव हो सकता है। चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप लोगों का इतना आदर और सम्मान पाकर आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी की तरफ से सादर नमस्कार।